हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी नॉलेज बाय नीलेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा आपका थोड़ा कवर किया गया था और जो कि एडवांस था आपका, उसमें जो बताया गया था आपके चैनल पे, जो प्रोवाइड किया गया है आपके हिंदी चैनल में। और दोस्तों, आपका वो डिटेल्स में थे और आपको इस समय विराम चिन्ह से आपका ये स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम मैंने उस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपका जब स्टार्ट होगा तो विराम चिन्ह से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा कुछ कवर कर दिए गए हैं और दोस्तों और भी कवर किए जाएंगे आपके हिंदी भाषाएं, जो और काफ़ी एडवांस है। 2 तरीके से आपके इसमें पूछे गए थे और यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों विराम चिन्ह से। विराम चिन्ह से आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन है, विराम चिन्ह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं ये भी इसमें आपको बताया गया है। तो देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। दोस्तों, आपका ये चैनल पे आपको जितने भी टाइप के हिंदी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे कोई भी आपके एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीपी हो, फिर चाहे सीटेट हो, बहुत सारे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय में भी हिंदी में आपके हिंदी का क्वेश्चन आया था, काफ़ी एडवांस क्वेश्चन थे, ना क्वेश्चन नहीं थे लेकिन आपके हिंदी क्वेश्चन आए हुए थे। सब सारे यहाँ पर कवर होंगे दोस्तों आपके। और आपके यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, ये भी क्वेश्चन उसमें हिंदी का पूछा जाता है। लगभग 20-25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके कवर किए जाएंगे साथ साथ। और आपके जो ये और सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को, ये अभी न्यू चैनल दोस्तों, चैनल तो 1 साल पुराना है, लेकिन दोस्तों आपके जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको इस टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है। लगभग आपके 8-10 दिन हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, आपके इस चैनल पे अब मिलते रहेंगे क्वेश्चन और आपको डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह क्या कहता है। दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डिटेल्स में, और क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जाएंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी, मुझे लगता है आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, देने के बाद आपका और मैं क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये विराम चिन्ह जो आपका होता है, ये 20 प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। तो लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह का अर्थ पहले क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है दोस्तों, आपका विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना होता है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। मतलब लेखन मतलब लिखित में दोस्तों। और फिर क्या होता है, अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने दोस्तों ये आपके विराम चिन्ह देने में बहुत भूमिका निभाई है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी में या अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम दोस्तों, पूर्ण विराम को ध्यान देंगे, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित या संबंध करते हैं। अब आइए 20 आपके विराम चिन्ह देखे जाएंगे कि आपके 20 विराम चिन्ह वे कौन कौन से हैं, जिसे पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी शेष आपके यहाँ पर श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों के बारे में बताए हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विराम चिन्हों के भेद भी यहाँ पर श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों के 20 बताए हैं। ये हैं आपके अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देखिए दोस्तों कैसे होता है, ऐसे होता, सॉरी दोस्तों, ऐसे हल्का सा होता है। और अर्ध विराम, अर्ध विराम देखिए कैसा लगता है। यहाँ पे अर्ध विराम देखिए आपके यहाँ पे है अर्ध विराम। और पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूर्ण विराम आपका है। और प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, ऐसे आपके ऐसे प्रश्न चिन्ह होते हैं। और दोस्तों आपके प्रश्न चिन्ह हो गए। आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह मतलब दोस्तों विस्मयादि चिन्ह होता है। 5वां, अब आइए 6वां देखिए। 6वां आपके निर्देशक चिन्ह होते हैं, जिसे डैश, यहाँ पर देखिए दोस्तों डैश संयोजित चिन्ह होता है।
और ये सामाजिक चिन्ह है। और यहाँ पर देखिए सातवां आपका कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक होता है। और आपका आठवां अवतरण चिन्ह होता है, ये ऊपर के साइड होते हैं अवतरण चिन्ह, और इसे उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और नोट नहीं करेंगे तो आप अपने माइंड में ध्यान में रखेंगे और इसको आप अपना दोहराते दोहराते रहिएगा इसी पे। और चाहे जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ही चैनल है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपविराम, उपविराम जिसे अपूर्ण विराम कहते हैं, उपविराम को क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम कहते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग ने या विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। दोस्तों कौन? ये उपविराम जो अपूर्ण विराम है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष विसर्ग हैं, जो ये आपके अपूर्ण विराम बता रहे हैं, गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने का भी बात करते हैं। अब आइए आपका 10वां कौन सा है? ये वितरण चिन्ह है दोस्तों। 10वां आपका वितरण चिन्ह है। और 11वां आपका पुनरुक्त सूचक चिन्ह है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह है आपके, जो ऊपर के साइड है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कैसा होता है? ओ टाइप, देखिए ओ टाइप के जैसे लाघव चिन्ह होते हैं। और लोप चिन्ह देखिए दोस्तों, ऐसा होता है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह यहाँ पर देखिए लोप चिन्ह। और पाद चिन्ह कैसा होता है? ये पाद चिन्ह है दोस्तों। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह, देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह के बारे में बताया गया था आपका, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है, तो यहाँ पर आपके ये दीर्घ आए हुए हैं। और पाद बिंदु देखिए दोस्तों, पाद बिंदु होता है ये जैसे भाग की तरह होता है, ऐसे ऐसे भाग की तरह आपके पाद बिंदु होते हैं। और हंस पद कैसा होता है? ऊपर के साइड होता है, ऐसे हंस पद। और टीका सूचक, टीका सूचक आपके इस टाइप के आपके टीका सूचक चिन्ह बने होते हैं, स्टार की तरह, प्लस प्लस की तरह, फिर 2 की तरह। और ये आपके 18 हो गए, और 2 और आगे हैं, आपको आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके तुल्यांक सूचक, तुल्यांक सूचक आपका चिन्ह है। और 20वां आपका समाप्ति सूचक होता है, समाप्ति सूचक। और अनुप्रेक्षा कुछ में इसमें दिया गया, अनुप्रेक्षा में कुछ और भी देख लीजिए। विराम का अर्थ होता है ठहराव। ये श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होते हैं। अल्प विराम का चिन्ह और अर्ध विराम का चिन्ह है। और हंस पद किस विराम का एक और नाम है? इस हंस पद का दोस्तों नोट कर लीजिए, हंस पद का किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम होता है, त्रुटि विराम हंस पद का, हंस पद विराम का एक और नाम होता है, त्रुटि विराम होता है। जैसे राम, मतलब दोस्तों राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? देख लीजिए कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे दोस्तों। विराम चिन्ह का प्रयोग होगा तो कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह का। और पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और उपविराम का चिन्ह, उपविराम का चिन्ह देखिए कैसा है आपका, उपविराम चिन्ह है। और आगे नेक्स्ट है आपका, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक, मतलब दोस्तों आपके सर्वाधिक चिन्ह आपके अल्प विराम होते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक होता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पे देखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? नोट करिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं और वहां पर चिन्ह के बारे में आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह क्या है? वो टाइप जो आपके हैं, ये संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। और आपका नेक्स्ट जो है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहाँ? संकेत के लिए। मतलब यहाँ पर आपको 20 आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आपके संकेत के लिए किया जाता है। और रात्रि निशा में अतिरिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, रात्रि निशा में आपके जो रिक्त स्थान है ना, तो वहां पर उचित चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपका उचित चिन्ह, आपके उचित जो चिन्ह है आपके यहाँ पर रात्रि निशा में रिक्त स्थान के लिए किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। और लोप निर्देश आपके डॉट 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 करके आया हुआ है, जो स्पेस की तरह दिखाई दे रहा है आपको, का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? लोप निर्देश का जो डॉट डॉट की तरह होता है, कहाँ किया जाता है?
जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, मतलब दोस्तों कोई बात है आपके पूर्व में तो उस बात की पुनरुक्ति करनी हो, तब ये लोप निर्देश जो आपके लोप निर्देश हैं इसका उपयोग किया जाता है डॉट 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 का। तो अब आइए नेक्स्ट पर। अब आइए यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट आपका आया हुआ है, यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास के लिए आया हुआ है। तो हिंदी भाषा में आपके जो विकास हुए हैं, जो मैं पिछला वीडियो आपको दिया था, प्रोवाइड किया था आपको, ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजें बता रही है, आपको कंबाइंड करना है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा ना तो जो चीजें जहां पूछ रही ना आपको ध्यान में रखने होंगे दो दो चीजें, जिससे कि आपके एग्जामिनर कंफ्यूजन जो उत्पन्न कर रहे हैं, आप रॉन्ग करके आते हैं ना, वो रॉन्ग नहीं होगा आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास दोस्तों वर्गीकरण के अनुसार आपकी हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी आपके विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। और आपका जो दूसरा पॉइंट का कह रहा है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। और नेक्स्ट आपका कह रहा है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। दोस्तों मैं आपको सारी चीजें इतनी बढ़िया से क्लियर किए हैं डिटेल में। आपके जो भारोपी परिवार है, इंडो यूरोपियन परिवार है, आपके ये भाषा आपके हिंदी भारोपी परिवार के हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि भारत में 4 भाषा परिवार भारोपी, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कहां पर? भारत में। विश्व की बात नहीं किया जा रहा है दोस्तों, भारत में बात किया जा रहा है। तो भारोपी परिवार सबसे ज्यादा बोला जाता है भारत में, भारोपी परिवार, उसके बाद आपके द्रविड़ हैं, फिर ऑस्ट्रिक व फिर इसके बाद चीनी तिब्बत मिलते हैं। और भारत में बोलने वाले जो प्रतिशत हैं, तो प्रतिशत आप कंबाइन करेंगे। वहां पर मैंने आपको मौखिक रूप से कुछ और चीजें बताए थे, देख लीजिए यहाँ पे आपके भाषा परिवार है और भारत में बोलने वाली जो परसेंटेज क्या है। तो जो भारोपी आपकी परिवार है आपके यहाँ पर 73% दिखाया जा रहा है। तो 79% पॉइंट कुछ करके आपके भारोपी परिवार बोला जा रहा था उस टाइम। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बनेंगे ना, तो 79% आएगा तो भारोपी परिवार, उस पर क्लिक करेंगे। वो नहीं आया तो 73% पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके द्रविड़ परिवार हैं, द्रविड़ भाषा परिवार हैं, आपके 25% बोले जा रहे हैं। वहाँ पर 25% दोस्तों, वहाँ पर 25% न रह के आपके 19% कुछ करके था। तो दोस्तों इसलिए थोड़ा सा मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके द्रविड़ परिवार हैं 19 आए या 25 आए, द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में जब पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आपका 19 आया तो 19 पर क्लिक करेंगे। 19 ना आके आपके 25 से स्टार्ट हैं, आपके ऑप्शन आपके 25 से स्टार्ट हैं, तो आपको 25 पर क्लिक करना होगा। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना वो राइट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा। जानते हैं क्या, किस बात की, कि आपका जो द्रविड़ भाषा परिवार थी, भारोपी भाषा परिवार थी, तो इतने ही थे, ये नया कहाँ से आ गया, और ये तो रॉन्ग हो गया। फिर वहीं में फिर उससे मिलते जुलते लगभग रहेंगे, तो उसी पे आपके आगे रहेंगे, कुछ पीछे रहेंगे, तो उसी पे आप लगा के चले जाएंगे टिक करके। इसलिए थोड़ा सा एडवांस रहिए और यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपके ऑस्ट्रिक जो है, आपके ऑस्ट्रिक भाषा परिवार 1.3 इसमें दिया गया है, और इसको भी नोट कर लेंगे। और तिब्बती जो चीनी तिब्बती भाषा है आपके 0.7% है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंटें दी गई हैं। तो पॉइंट में आपकी हिंदी जो हिंदी आपके हैं भारोपी, या फिर भारत भारोपी में भारत भारोपी के भारतीय ईरानी जो इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा की एक भाषा है। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, नहीं समझ पाए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी जो हिंदी भारत यूरोपी और भारतीय ईरानी आपके क्या है, इंडो ईरानियन है। और इसकी जो आपके शाखा है किसके, भारोपी या भारत यूरोपियन की, यूरोपी के, इसकी जो शाखा है ये भारतीय आर्य है। इसकी शाखा भारतीय आर्य है, जिसे इंडो आर्यन के नाम से जानते हैं। ये उपशाखा है आपकी किसके, भारोपी या भारत यूरोपी भारतीय ईरानी, जिसे इंडो ईरानियन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो भारतीय आर्य हैं आपके उपशाखा हैं, ये इंडो
इंडो आर्यन है, जिसे भारतीय आर्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपके उपशाखा हो गए आपके भारतीय आर्य, और ये आपका जो आपके भारत भारोपी या भारतीय ईरानी है, इसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे कैसे, भारतीय ईरानी के नाम से। भारोपी सब जानते हैं, भारत यूरोपीय सब जानते हैं, भारोपी सब जानते हैं, लेकिन भारतीय ईरानी जो पढ़े रहेंगे वही जानेंगे। भारतीय ईरानी आपके इंडो ईरानी है, तो इसकी उपशाखा पूछ लेंगे तो भारतीय आर्य होगा, इंडो आर्यन के नाम से, जिसे इंग्लिश के नाम से। यहाँ पर इंडो आर्यन आपकी इंग्लिश में है, और जो शाखा आपकी जो भारतीय आर्य हिंदी भाषा है, तो ये उपशाखा है इसकी, ठीक है, एक भाषा है। और ये भारतीय आर्य भाषा जो आपके हैं, देखिए दोस्तों, भा और आ ऐसे आपके दिख जाएं तो भारतीय आर्य भाषा है को 3 कलाओं में विभक्त किया गया है। इसको जो भारतीय आर्य भाषा आपके हैं ना, भारतीय आर्य भाषा को ये 3 कलाओं में विभक्त किया गया है। अब आइए नेक्स्ट पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके 3 आपका नाम, फिर प्रयोग काल, उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि कौन से चीजें किस समय थी। मतलब आपकी जो वैदिक संस्कृत थी, आपके प्राचीन भारतीय, उस समय कौन सी काल में था आपका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत आपके जो है, प्राचीन भारत में आपके 1500 ईसा पूर्व में आपकी वैदिक संस्कृत आपके थे, व लौकिक संस्कृत था। तो इसमें आपके 1500 ईसा पूर्व में आपकी वैदिक संस्कृत और आर्य भाषा, मतलब दोस्तों प्रा आ भा आपको ऐसे दिख जाए तो मतलब आर्य भाषा आपके हैं, आर्य भाषा। तो ये 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। और आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मतलब दोस्तों आपके ये इसमें एक ही में है, मैं बता रहा हूँ कैसे। आपका ये पहला है, आपका दूसरा मध्यकालीन है, तीसरा आपका आधुनिक भारत है। तो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो होता है ना, प्राचीन, ये प्राभाव के, ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में था। तो आपके ये वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत के समय, ये 1500 से 500 ईसा पूर्व में आपके प्राचीन भारत के आपके भाषाएं उसमें बोली जा रही थी। और मध्यकालीन भारतीय आपके हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यहाँ माँ भा आ है। और ये 500 ईसा पूर्व से किसमें है, 1000 ईसा पूर्व। इसमें क्या बोला जा रहा था, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है दोस्तों, टूटना होता है, अपभ्रंश भ्रष्ट हो जाना, टूट जाना। तो दोस्तों यहीं से आपकी भाषाएं को और भी भाषाएं यहाँ से निकल कर आई हुई हैं। तो मध्यकालीन में आपके ये अपभ्रंश हुआ था। तो अब आइए तीसरा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, आर्य भाषा है आ भा आ। और ये 1000 ईसा पूर्व से अब तक चल रहे हैं आधुनिक भारत में। क्या चल रहे हैं आपके, अपभ्रंश से निकली हुई है, यहीं से टूटा हुआ था आपका। तो आपका आया हुआ है हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, और बांग्ला और उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी आदि आई हुई थी। और आज भी यही आपके आधुनिक भारत आर्य भाषा में चल रहे हैं, जो 1000 ईसा पूर्व से अब तक भाषाएं आपकी बोली जा रही हैं। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं हैं कौन से, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। अब आइए नेक्स्ट पर, अब हम देखने वाले हैं आपके पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देखेंगे। इसके बाद 2 जो भाषाएं आपके हैं, मध्यकालीन भाषाएं और आपके आधुनिक भाषाएं, वो अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देखने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है आपके प्रा भा आ है आपका, और इसका काल देखने वाले हैं, और इसका नाम, और कब कब कौन सी चीजें आपको मिली थी। तो नाम आपका है, फिर अन्य नाम भी इसके हैं, और प्रयोग काल भी है। तो आपके जो वैदिक हैं आपके छांटस आपके हैं, यास्क हैं, पाणिनि हैं द्वारा, और ये 1500 ईसा पूर्व सॉरी दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये थे आपके काल चल रहे हैं। और ये संस्कृत प्रयुक्त नाम है, कौन से संस्कृत प्रयुक्त नाम है, ये वैदिक नाम है, अन्य नाम आपका छांटम, ये आपके संस्कृत नाम है। और ये यास्क, पाणिनि और द्वारा ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आपके वैदिक काल चल रहे थे। फिर इसके बाद संस्कृत प्रयुक्त नाम आ रहे हैं,
आपके लौकिक संस्कृत आपका है, लौकिक संस्कृत भाषा क्या है, पाणिनि है। इसके द्वारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व संस्कृत प्रयुक्त नाम में आपको मिल रहे हैं। लौकिक संस्कृत प्रयुक्त नाम से ये पाणिनि है, और इसमें दोस्तों आपके 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में थी। अब आइए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, दोस्तों ये इसी में दिया गया है, इसलिए इसे पढ़ लेते हैं आज ही। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, तो इसमें दोस्तों इसका नाम है और प्रयोग काल, विशेष टिप्पणियां क्या क्या चीजें हुई थी यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रथम प्राकृतिक काल आपकी पाली है, ठीक है, प्रथम प्राकृतिक काल आपकी पाली हो गया, आपके प्रथम है प्राकृतिक काल, यहीं से आपके पाली भाषा स्टार्ट हुई थी। पाली में पहले आपका प्रथम काल प्राकृतिक काल है, जिसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया प्रथम प्राकृतिक काल की भाषाएं क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे, पाली, पाली बताएंगे। और इसका प्रयोग काल 500 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व है। और ये विशेष टिप्पणियां इसकी देखिए, भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही है। भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं। और यहाँ पर द्वितीय प्राकृतिक काल आपकी प्राकृतिक वन ली गई है, यहाँ पर वन ली गई है। तो दोस्तों वन का मतलब यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, तो लेकिन आप इसको समझिए, आप इसको समझिए। ये द्वितीय जो प्राकृतिक काल आपकी है, ये प्राकृतिक काल है। प्राकृतिक काल यहाँ पर दोस्तों चल रहा है, आपके जो प्रथम आपके प्राकृतिक काल थे ये पाली थी, और द्वितीय क्या चल रहा है, प्राकृतिक चल रहा है, प्राकृतिक चल रहा है। और इसमें आपकी जो ली गई हैं, एक से ली गई हैं 500 ईसा पूर्व तक, और यहाँ से 500 ईसा पूर्व से एक ली गई थी, किसमें, जब भगवान बुद्ध आपके उपदेश लिख रहे थे पाली में, ये 500 ईसा पूर्व से एक ली गई थी। और यहाँ से आपके जो इस टाइम प्रथम काल में आपकी पाली थी, और जो आपके द्वितीय जो प्राकृतिक काल आपके प्राकृतिक आपके हैं, ये एक से ली गई हैं, ये 500 ईसा पूर्व तक है। और इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृतिक में ही हैं दोस्तों। इसमें आपके भगवान बुद्ध थे जो पाली में उपदेश दिए थे, और जो आपकी द्वितीय प्राकृतिक काल आई, तो इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। और आपके तृतीय जो प्राकृतिक काल है, ये अपभ्रंश है, यहीं से आपकी भाषाएं विखंडित हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी तृतीय जो प्राकृतिक काल थी, इसको नोट करेंगे दोस्तों, ये तीन आपको पाली प्रथम है, और दूसरा प्राकृतिक है, तीसरा अपभ्रंश है, और ये 500 से 1000 तक आपकी ये चली है। और फिर अवहट आपके 900 से 1100 ईसा पूर्व तक चली है। तो इसमें आपके ये संक्रमणकालीन समय चल रहा है। जो अपभ्रंश आपकी तृतीय आपकी जो प्राकृतिक काल अपभ्रंश है ना, और अवहट यहीं से आपकी जो निकली हुई है 500 से 1000 ईस्वी पूर्व से, या 900 से 1100 ईस्वी पूर्व में आपकी जो हुई थी, ये संक्रमणकालीन चल रहा है। और ये संक्रमणकालीन भाषाएं आपके यहाँ से मिल रही हैं, किसमें, तृतीय प्राकृतिक काल में, जिसे अपभ्रंश अवहट के नाम से जान रहे हैं दोस्तों। आपके ईसा पूर्व हो गए, और आपके ये तीन मध्यकालीन में मिल गए आपको, और आपके दो इसमें हो गए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। आपकी जो वैदिक है छांटम और आपके लौकिक संस्कृत जो भाषा आपकी पाणिनि है, यहाँ से आपके दो हो गए। अब आइए नेक्स्ट पर, अब आइए आधुनिक आर्य भाषा के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आपके हैं, आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो देख लीजिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आपके हिंदी में है। देखिए, प्राचीन हिंदी है आपकी, मध्यकालीन हिंदी है, आधुनिक हिंदी है। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, और ये प्राचीन में आपके 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राचीन चली है, प्राचीन हिंदी। जैसे कि आपको मैंने बता के आया, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मध्यकालीन हिंदी आपके हैं, जो 1400 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व तक चली, और आधुनिक हिंदी आपकी 1850 ईस्वी
पूर्व से अब तक चल रही हैं। और यहाँ पर पॉइंटें कुछ दी गई हैं, यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और यह संस्कृत पाली प्राकृतक भाषा से होती है या हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। दोस्तों मैंने बताया ना, अपभ्रंश से यही भाषाएं आपकी विखंडित हुई थी, बहुत सारे भाषाएं आई हुई थी और ये आपकी हिंदी भाषा आपकी संस्कृत भाषा या पाली और आपकी प्राकृतक और अवहट आपकी जो हैं यहीं से आपकी आई हुई हैं आपके संस्कृत से। और ये दोस्तों आपके अपभ्रंश जो आपकी हैं यहीं से आपकी निकली हुई हैं। पहले तो आपका जो प्राचीन हिंदी में था आपकी पाली थी, प्राकृतिक, अवहट और आपका अपभ्रंश अवहट था। तो अब जो अवहट अपभ्रंश से आपकी यहीं से भाषाएं विखंडित हुई थी, तो बहुत सारी भाषाएं आपकी बोली जा रही हैं इस टाइम। और आइए नेक्स्ट पर, हिंदी का यहाँ पर दोस्तों विकास क्रम दिखाया गया है। हिंदी का यहाँ पर विकास क्रम दिखाया गया है और इसको यहीं से दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अगले वीडियो में। हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश, अवहट, ये प्राचीन प्रारंभिक हिंदी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। पहले संस्कृत आया हुआ था, फिर इसके बाद आपकी जो प्राचीन में आपकी आई हुई थी पाली, आपके 3 आए हुए थे, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। अपभ्रंश से आपके ये विखंडन हुआ था भाषा का। अपभ्रंश के बाद अवहट भी है, फिर यहीं से आपकी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी में यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसकी विकास चिन्ह के लिए प्रयुक्त संकेत अपभ्रंश है। इसकी जो विकास हुई थी हिंदी भाषा की, तो आपके अपभ्रंश अवहट से स्टार्ट हुआ था। तो आप ये समझिए अपभ्रंश ये प्राचीन प्रारंभिक हिंदी है आपकी। अब ये दोस्तों आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर लेंगे दोस्तों। और आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी नॉलेज बाय नीलेश से, और या फिर आपका जो लोगो लगा है हिंदी एग्जाम इजी के माध्यम से आपको यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।